वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था जब हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे थे कि हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, तो उसको मैंने बोला था कि हम शुरुआत में इसको ना कवर करके इसको सबसे लास्ट में कवर करेंगे। उसके पीछे मेरा कुछ रीज़न था कि उसको लास्ट में कवर करने का, ताकि आपको वो डेवलपमेंट समझ में आए, ताकि आप उसको आज से कनेक्ट कर पाएँ। अदरवाइज जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं जब हम इसकी, तो हम इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से शुरुआत कर देते हैं और वहीं पे हम आधा प्रेशर ले लेते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, कब ये एक्ट आया, कैसे याद रखें। इसको याद कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको याद ना करना पड़े, उसको हम सिर्फ समझेंगे कि कोई भी चीज़ हमारे एक्ट में आई है तो क्यों आई है, तो हमें समझ में आएगी और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टोरी हमारे दिमाग में बैठेगी और उस स्टोरी से हम उस चीज़ को सब ऐसे कैसे याद रख पाएंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक स्टोरी सुननी है और उस स्टोरी के साथ साथ हमें उसको आज से कनेक्ट करना है। हमारा जो आज का लेक्चर है बेसिकली हम उसको देखेंगे तो हमारा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारा कैसे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो हुआ है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो आई कहाँ से, उतना विचार जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में कैसे आए, कैसे उनके दिमाग में आया कि हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं से तो सीखा होगा, तो कहाँ से क्या सीखा है, धीरे धीरे हमने अपने यहाँ से क्या क्या सीखा है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा आप अपने आप उस चीज़ को कनेक्ट करते जाएंगे, आप उसको अपने आप ही कनेक्ट करते जाएंगे, मेरे को उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरा मकसद था इसको सबसे लास्ट में लेने का। अदरवाइज ये सबसे पहले भी कराया जा सकता था, इसी चीज़ के साथ कराया जा सकता था, जैसे आज कराऊंगा ऐसे ही पहले भी करा सकता था। लेकिन उस केस में आप इससे कनेक्ट नहीं हो पाते। कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जैसे जैसे मैं चीज़ें बताऊंगा कि ये डेवलप हुआ है, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये डेवलप हुआ है लेकिन आज से उसका क्या लेना देना है। तो इसीलिए मैंने पहले आज जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर कराई, अब उसके बाद मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि आप उसको आज से कनेक्ट कर पाएँ और इजीली आपके दिमाग में वो चीज़ चली जाए कि ये चीज़ हुई है तो इसके पीछे मकसद क्या है, उसका इरादा क्या है। तो यही चीज़ें सीखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बेसिकली दो हिस्सों में तोड़ के हम सीख सकते हैं। दो हिस्सों में बेसिकली अगर देखें तो बुक्स भी इसको जनरली दो हिस्सों में ही रखती हैं। क्या क्या है? पहला हिस्सा है कंपनी रूल। कंपनी रूल को हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमारा शुरू होता है 1773 से। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, यहीं पे हमारा ये शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था, 1857 का रिवॉल्यूशन सभी को पता होगा। 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद इस कंपनी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। सारा कंपनी को किसने टेक ओवर कर लिया? ब्रिटिशर्स ने। अब कंपनी खत्म है, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, तो उसको हम बोलते हैं क्राउन रूल। तो उसके बाद का जो हमारा जो था 1857 के बाद का रूल जो था उसको हम बेसिकली क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। तो 1858 से आगे की चीजें क्राउन रूल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी रूल को देखेंगे और कंपनी रूल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए और कैसे कैसे हुए, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और चीज, जैसे मैं हर लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ रख रहा था ताकि आप कनेक्ट कर पाएं कि जो हमने पढ़ा है तो उसको क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाएं। मैंने इसमें कोई क्वेश्चंस रखे नहीं है, उसके पीछे भी मेरा एक पर्पस था कि उसके पीछे क्यों नहीं क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एज इट इज यही सब आते हैं जो लिखा होता है, तो वही मैं आपको बताते जाऊंगा धीरे धीरे और आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपसे देखता जाऊंगा। और जब मैं आपसे बात करूंगा तो कई बार बीच में क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा कि ये चीज़ कब हुई है, जो वो बैकग्राउंड में चल रहा होगा उसी चीज़ को मैं आपके साथ साथ पूछ लूंगा। तो इसीलिए मैंने अलग से उसको क्वेश्चंस को मैंने इसमें नहीं डाला है। तो इसमें हम सिर्फ इसका बैकग्राउंड एक बार पढ़ेंगे। और कौन सा पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ कंपनी रूल को आज हम देखने वाले हैं। और कंपनी रूल हम देखेंगे 1773 से 1858 तक। 1773 से 1858 तक। 1858 बेसिकली क्राउन रूल में आ जाएगा, तो हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। और
यही कहूंगा कि एक एंजॉय करके इसको पढ़ना है, एक स्टोरी की तरह से हम पढ़ेंगे, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से छपने वाला आज ये। तो देखते हैं सबसे पहले शुरुआत, अगर आपको याद हो 1757 और 1764, ये दो ईयर अगर आपको याद हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट कर पा रहे हो, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट हो, तो आपने पढ़ा होगा कि 1757 में हमारी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और 1764 में हमारी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। यही दो बैटल्स थी जिनके बाद ब्रिटिशर्स खुद को एस्टेब्लिश कर पाए बंगाल में, बंगाल में खुद को एस्टेब्लिश कर पाए। और इसी के बाद अगर हम देखेंगे 1764 में कौन था यहां पे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव यहां पे था ब्रिटिशर्स की तरफ से। वो जो बैटल ऑफ बक्सर जीतता है, उसके बाद उसको मिल जाते हैं क्या? दीवानी राइट्स कंपनी को। ठीक है, मैं जब बोल रहा हूं तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कंपनी की। ठीक है, क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स। किसको मिलते हैं? ये मिलते हैं कंपनी को। कौन सी कंपनी को? तो आपको पता होगा किस कंपनी को मिलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये बोलेंगे ये कौन सी कंपनी थी? मैंने आपको 57 बताया, 64 बताया, ब्रिटिशर्स बताया, बंगाल बताया, रॉबर्ट क्लाइव भी बताया, और उसको ये भी बोला दीवानी राइट्स मिलते हैं। और यहाँ पे बताया किसको मिलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पे दो चीजों में आपको डाउट होगा। सबसे पहला कि ये दीवानी राइट्स क्या है, और दूसरा ये कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ये दो चीजें यहाँ पे डाउट करने वाली हैं, तो इन दोनों को एक बार क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं EIC या ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तो बेसिकली ये कंपनी बनाई गई थी और इसको चार्टर मिला था। क्या मिला था? रॉयल चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब? 1600 में। कौन से साल में बनी है? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, और इसको वहां के क्राउन के द्वारा, किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। जो भी वहां पे राजा या रानी होते हैं तो हम उसको क्राउन बोलेंगे यहाँ पे। तो ये ज्यादा सिर में दर्द नहीं रखना आपने कि वहां पे राजा था कि रानी थी, हम सिर्फ उसको क्राउन बोल के चलेंगे। क्राउन मतलब जो राजा या रानी जो भी है। तो क्राउन के द्वारा इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है? रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर का क्या मतलब है? रॉयल चार्टर मतलब रॉयल ऑर्डर भी कह सकते हैं हम इसे, कि एक ऑर्डर मिल गया, ठीक है, और उसको लिख के दे दिया तो चार्टर हो गया। तो रॉयल ऑर्डर इन्हें मिला है, रॉयल चार्टर इन्हें मिला है। किस चीज का रॉयल चार्टर मिला है और इसमें लिखा क्या गया? तो इसमें लिखा गया ट्रेड मोनोपोली। क्या लिखा गया? ट्रेड मोनोपोली। इतनी चीजें पता रहेंगी। ये ट्रेड मोनोपोली क्या होती है? अब दिक्कत आती है कि ट्रेड मोनोपोली क्या होती है। एक एक चीज आएगी, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे तो आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनती है, और 1600 में बनने के बाद ये किसके पास जाती है? वहां के क्राउन के पास, और क्राउन से इसे मिलता है रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर यानी कि ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट्स। क्या है? ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिव राइट। ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट यानी कि मोनोपोली मिल जाती है इन्हें ट्रेड करने की। मोनोपोली से क्या समझते हैं? मोनोपोली है कि सिर्फ एक ही कंपनी ट्रेड करेगी। मोनोपोली सिर्फ एक कंपनी का हम कह सकते हैं, सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी, उसके अलावा दूसरी कंपनी नहीं रहेगी, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। जैसे हम आप अपने आसपास देख लें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेलवे का अगर मैं एग्जांपल लूं तो रेलवे में मोनोपोली चलती है सरकार की। क्यों चलती है? क्योंकि सरकार के अलावा और किसी कंपनी के पास खुद की रेलवे ही नहीं है। रेलवे कौन चलाता है? सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाती है। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो रेलवे में मोनोपोली किसकी है? सरकार की, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं है उस फील्ड में। तो जिस फील्ड में एक चीज के अलावा कोई और नहीं हो तो हम बोलेंगे उसकी वहां पे मोनोपोली चल रही है। ठीक है, तो जैसे डिफेंस,
इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो पूरे इंडिया का डिफेंस का ठेका किसके पास है? कौन किसको करनी है इंडिया की डिफेंस? सरकार के पास। तो हम कह सकते हैं मोनोपोली है उसके पास, सरकार के पास इंडिया की डिफेंस के लिए। बिल्कुल है। कहां से मिलती है? आर्टिकल 355 हम पढ़ चुके हैं। तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं और ट्रेड के लिए मोनोपोली दी जाती है। मोनोपोली यानी कि यहाँ पे ये रॉयल क्राउन जो है ये बोलता है कंपनी को कि हम तुम्हारे अलावा किसी और कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे वहां ट्रेड करने के लिए। कहाँ ट्रेड करने के लिए? तो ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड कहाँ पे? ईस्टर्न ऑफ अफ्रीका। जो हमारा जो अफ्रीका का जो हॉर्न है इसके ईस्ट साइड में हम किसी और कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए। तो सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी। कौन रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी को बोला तुम अपना मजे करो और तुम अपने मजे से वहां पे ट्रेडिंग करो, अपना मजे से बिजनेस करो, हम किसी और कंपनी को तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आने देंगे। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा कि कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं? उसी को मोनोपोली के लिए क्यों बोला जाता है? तो धीरे धीरे इसके बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं क्राउन का भी कुछ ना कुछ हिस्सा, इसके भी कुछ ना कुछ शेयर आपको इस कंपनी में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको पता लगी, ट्रेड मोनोपोली का आपको पता लगा। अब ट्रेड मोनोपोली से आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं दीवानी राइट्स को। ठीक है, तो इसको मैं एक बार एक स्लाइड और ले लेता हूं, यहां पे। अभी हम आगे समझते हैं और उसको देखते हैं कि जैसे 1764 में वो पहुंचा था। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अब हम समझते हैं दीवानी राइट्स क्या होते हैं। दीवानी राइट क्या होते हैं? तो दीवानी राइट कुछ नहीं है, सिर्फ हम कहेंगे रिवेन्यू प्लस जुडिशियरी। रेवेन्यू प्लस जुडिशियरी के राइट्स, फाइनेंस के राइट प्लस जुडिशियरी के राइट, ये दोनों राइट जब मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दीवानी राइट्स। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं दीवानी राइट्स कि उस कंपनी को क्या मिल गए कि तो फाइनेंस, रेवेन्यू के राइट यानी कि लोगों से वो टैक्स ले सकते हैं। दीवानी राइट्स का क्या मतलब हुआ कि लोगों से वो टैक्स ले सकते हैं। अब किस लिए? वहां की जमीन को यूज करने के लिए, वहां के लोग इन्हें टैक्स देंगे। प्लस जुडिशियरी के कुछ राइट्स इन्हें मिल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ 1764 में, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जोड़ने के बताने के लिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में गया हूँ। तो इसके बाद आपको हिस्ट्री में पढ़नी है बाकी सारी चीजें, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना देखिए कि 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के और जुडिशियरी के राइट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन था 1764 में? तो 1764 में था रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट बंगाल की बात चल रही है। बेसिकली आज हम बोलते हैं, उस टाइम पे बंगाली बोलूंगा मैं उसे, तो बंगाल की बात चल रही है। बंगाल में कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। ठीक है, बंगाल में कंपनी को दीवानी राइट्स मिले हैं। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला कोई और है। एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए कौन है? नवाब। दीवानी राइट्स किसी और के पास है। यहां पे दीवानी राइट कंपनी को मिल गए। दीवानी राइट्स कंपनी के पास है या कंपनी के ऑफिशियल के पास है। इससे हो क्या रहा है? मैंने बंगाल का एक चित्र बनाया और बंगाल में बोला कि किसी के पास दीवानी राइट है और किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन राइट है। 1764 से पहले की अगर हम बात करें तो ये दोनों राइट्स, दीवानी भी और एडमिनिस्ट्रेशन के राइट, ये दोनों राइट होते थे नवाब के पास। तो नवाब क्या करता था? पैसे कलेक्ट करता था लोगों से, उसके बाद लोगों पे खर्च भी करता था। लेकिन जब ये दोनों में स्प्लिट आया कि यहाँ पे दीवानी राइट्स तो मिल गए कंपनी को और एडमिनिस्ट्रेशन राइट रह गए नवाब के पास। अब लोग तो नवाब के पास जाएंगे ना, हमारी ये जरूरत है, लेकिन नवाब के पास उनका कुछ करने के लिए पैसे नहीं है। पैसे कौन ले रहा है? पैसे कंपनी के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीवानी राइट्स कंपनी के पास है। इस सिस्टम को बोला गया, ये जो सिस्टम था
कि दो दो जगह से राज चल रहा है, यानी कि एक जगह कोई पैसे ले रहा है और राज करने वाला कोई और है। इस सिस्टम को बोला गया ड्यूअल गवर्नमेंट। क्या बोला गया? ड्यूअल गवर्नमेंट। और ये ड्यूअल गवर्नमेंट किसने लगाई थी? तो ड्यूअल गवर्नमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूअल गवर्नमेंट को लाने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सिस्टम शुरू किया था ड्यूअल गवर्नमेंट का। तो अब मैं आशा करता हूं कि ड्यूअल गवर्नमेंट आपको समझ में आया होगा। ये मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म आने वाले हैं जिसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसीलिए मैं पहले इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ड्यूअल गवर्नमेंट आपको समझ में आया क्या क्या है? तो ड्यूअल गवर्नमेंट में एक साइड दीवानी राइट किसी और के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के पास है, पैसे कोई और ले रहा है लेकिन खर्च करने की पावर किसी के पास है, लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं है तो ये खर्चा कहां से करेगा? चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी में मैं एक स्लाइड और ले लेता हूं, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिल जाए इसमें। अब हुआ क्या, यहां पे कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी, दीवानी राइट्स। ठीक है, अब मैं इसमें ट्रेड के ऊपर नहीं जाऊंगा कि कैसे ट्रेड हमारा पूरा ट्रेड बैलेंस चेंज हो गया। पहले फॉरेन से हमारे यहाँ करेंसी आती थी, अब यहीं की करेंसी यूज कर रहे हैं। उस चीज पे ना जाते हुए मैं सिर्फ इसको रखता हूँ कि यहाँ पे दीवानी राइट्स यहाँ पे मिले हैं। अब होगा क्या, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बताया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी यहाँ पे इतनी वेल्थ बना ली थी, अपनी प्रॉपर्टी इतनी बना ली थी कि जब वो यहाँ से वापस गया तो उसकी एज थी अराउंड 34। जब वो यहाँ से वापस गया तो उसकी ईयरली जो इनकम यहाँ से थी वो अराउंड 40,000 पाउंड थी। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि ईयरली उसे 40,000 पाउंड के आसपास नियरली इतने उसको यहाँ के रेवेन्यू से मिलते थे। रॉबर्ट क्लाइव को इतना यहाँ से वो लेके गया था। अब यहाँ के जब लगा कि कंपनी इतना इनकम कर रही है तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी लगा, वहाँ की गवर्नमेंट के अलावा वहाँ के लोगों को भी लगा कि क्यों सिर्फ एक कंपनी को इतने राइट्स दिए गए, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों ये राइट्स दिए गए हैं? हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो जाके कुछ कमा के आए, और जब तक नहीं कमा के आ रहे हैं तब तक कंपनी अपने शेयर में से कुछ सरकार को पैसे दे। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे कंपनी जो है कुछ शेयर के कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट को देना शुरू कर देती है। ठीक है, और ये देना शुरू करेगी। हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कौन सी सिस्टम आ गया है? ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया। ये ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम 1765 से आया है और 1772 तक चलता रहेगा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आके इसको खत्म कर देते हैं, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपके क्वेश्चन के लिए काफी है। ड्यूअल गवर्नमेंट का कब आया है, कौन लेके आया है? रॉबर्ट क्लाइव। हटाने वाला कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब हटाया? 1772 में। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा चलते हैं। यहाँ पे जब दीवानी राइट्स कंपनी को मिलते हैं, कंपनी के जितने भी आदमी थे, कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे जो उसमें नौकरी कर रहे थे, वो सब इंडिविजुअली अपना अपना ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। एक तो कंपनी की तरफ से आए हैं और वहां जाके अपना बिजनेस खोल दिया, इंडिया पहुंच के उन्होंने अपना बिजनेस खोल दिया, तो प्राइवेट ट्रेड में लग जाते हैं। किस में लग जाते हैं? आप कुछ चीजें समझना, तो इससे आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज प्राइवेट ट्रेड में लग जाएंगे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है। वहीं पे धीरे धीरे क्या होगा, बीच में करप्शन में घुस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीच में करप्शन में घुस जाएंगे कि लोगों से टैक्स के मामले में चलो ठीक है तुम मत दो, तुम थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे दो। कहीं ना कहीं ये मतलब कुछ एक दस्तक इशू करते थे तो उसके लिए भी वो पैसे वगैरह ऐंठने लग गए थे। तो इस तरह से हम कहेंगे कहीं ना कहीं कंपनी के ऑफिशियल करप्शन में आ गए, प्राइवेट ट्रेडिंग में आ गए। और धीरे धीरे जब हम आएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, धीरे धीरे कि कंपनी के ट्रेड की किसी को परवाह नहीं होगी कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। कंपनी जो है डूबती जा रही है, कंपनी के ट्रेड की किसी को परवाह नहीं है, सब अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और अपने पैसे कमाए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, 1773 तक आते आते 1773 तक आते आते क्या होने लग जाएगा, 1773 तक आते आते कंपनी
नुकसान में जानी शुरू हो जाएगी और कंपनी इतने नुकसान में चली जाएगी कि इसका अपना पे बैक करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होंगे और ये कंपनी अप्रोच करेगी किसको? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि हमें कुछ लोन दे दो, हमें कुछ लोन दे दो। अराउंड 1 मिलियन पाउंड का ये लोन मांगते हैं, ठीक है, पाउंड की बात चल रही है। 1 मिलियन पाउंड का ये बेसिकली लोन मांगते हैं कि हमें कुछ लोन चाहिए ताकि हम कंपनी को फिर से ठीक कर सकें, कंपनी हमारी घाटे में चल रही है। अब कंपनी ने देखा ये घाटे में चल रही है, लेकिन इनके जो जितने भी सर्वेंट है, छोटा से छोटा क्लर्क से लेके ऊपर तक, सब महल बनाए जा रहे हैं। कोई भी वहां से आता है वो यहाँ आके महल खड़ा कर देता है, इतने पैसे वहां से कमा के ला रहा है और ये बोल रहे हैं कि घाटे में चल रही है। ये दोनों बातें इनको कुछ हजम नहीं हुई। अब सरकार बोलती है कि एक तरफ तो इनके पैसे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ये महल बनाए जा रहे हैं, और एक तरफ, एक साइड में अगर हम देखें तो दूसरी साइड में क्या हो रहा है? कंपनी घाटे में चल रही है। तो ये दोनों बातें जो है कंपनी को हजम, गवर्नमेंट को हजम नहीं हुई। तो गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो लोचा है, आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हमने ट्रेडिंग राइट दिए थे कंपनी को, ट्रेडिंग मोनोपोली दी थी, तो कंपनी के अलावा कोई मोनोपोली नहीं कर सकता। तो ये सर्वेंट कहां से पैसे कमा के ला रहे हैं? यानी ये खुद के ट्रेडिंग सेंटर खोल दिए इन्होंने वहां पे, पहली गड़बड़। दूसरी चीज, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं वहां पे ब्राइबरी में फंसे हुए हैं कि वहां पे घूस ले रहे हैं लोगों से, करप्शन कर रहे हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि धीरे धीरे यही लोग क्या कर रहे हैं, यही लोग इतने पावरफुल हो गए हैं, ये बेसिकली कंपनी के लोग। यहाँ से, जैसे मैंने रॉबर्ट क्लाइव का एग्जांपल दिया कि कितना उसकी ईयरली अगर हम देखें, ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होता था उसका, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना तो उसको ऐसे ही घर बैठे मिल जाना है। तो ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि वहां जाके, ब्रिटेन में जाके, हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सीट्स में भी कुछ सीट इन्होंने खरीद ली, वहां पे भी अपने लोग बैठा लिए, वहां की सीटें खरीद के, वहां पे भी पैसे का इतना चला गया। अब यहाँ का जो करप्शन वाला सिस्टम है, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ब्रिटेन में भी देखा जाने लगा। करप्शन जो ये इंडिया में शुरू इन्होंने किया, उसका इफेक्ट ब्रिटेन में भी दिखाई देने लगा, क्योंकि यहाँ जाके जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया वहां पे भी जाकर रॉब तो दिखाएंगे ही। तो धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, क्या करना शुरू किया कि वहां पे जो पार्लियामेंट है इनकी, हाउस ऑफ कॉमन्स जो था, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो बैठे रहते हैं मिनिस्टर्स, वहां पे भी अपने बंदे इन्होंने बैठाने शुरू किए पैसे का यूज करके, वहां की सीट्स भी खरीद ली, उन लोगों को भी इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इनको समझ में आया, वहां के लोगों को समझ में आया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ब्रिटेन गवर्नमेंट छोटी रह जाएगी, ये कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, कंपनी के पास इतनी पावर हो जाएगी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट का कोई नहीं सुनेगा, फिर हमारा क्या होगा। तो इसीलिए इस कंपनी के खिलाफ आवाजें उठने लगी, इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठने लगी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, ऐसे तो आप गड़बड़ कर रहे हो, इसको ट्रेडिंग मोनोपोली दे रखी है, ट्रेड मोनोपोली दे रखी है, और ये लोग इतने अमीर हुए जा रहे हैं, सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब क्या कैसे किया जाए, इसका कैसे इलाज ढूंढा जाए। अब ये इलाज ढूंढने की बारी जब आई, तो जब इन्होंने ये 1 लाख रुपए मांगे, 1 मिलियन बेसिकली, मैंने 1 लाख लिख दिया इसको, ठीक है, 1 मिलियन पाउंड जब इन्होंने मांगे, तो 1 मिलियन पाउंड ये जब मांगने गए तो सरकार को लगा ये अच्छा मौका है, अब ये कंपनी हमारे पास फंसने वाली है, अब हमसे लोन मांगा है तो अब हम इनको कुछ शर्तों पे लोन देंगे। तो कुछ शर्त रखी कि हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, तुम्हारी कंपनी के लिए लोन दे देंगे, लेकिन अब से हम तुम्हें रेगुलेट करना शुरू करेंगे, कंपनी को रेगुलेट करना शुरू करेंगे, कंपनी के लिए एक्ट बनाना शुरू करेंगे, कंपनी के लिए हम क्या बनाएंगे, अलग से लॉज बनाएंगे जिसके हिसाब से कंपनी को चलना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें लोन देंगे। अब ये तो घाटे में चल रही थी, इनको तो मानना ही था कंपनी को, तो कंपनी बोलती है ठीक है तुम लॉ बनाओ, और यहीं से शुरुआत होती है लॉ बनने की। और 1773 में जब वो लोन मांगने गए तो हमारा सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हमारा सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और यहीं से कंपनी को रेगुलेट करने की शुरुआत होती है। तो आपको कहानी समझ में आई होगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कंपनी को रेगुलेट करना चाह रही है, इस कंपनी को नियम और कायदे और कानून के अंतर्गत लाना चाह रही है, अपना दबदबा कंपनी के ऊपर बनाना चाह रहे हैं। कौन बनाना चाह रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कैसे किया जाए? अब सवाल आता है इसको करने का तरीका क्या है। अब यहां से हमने सीखना शुरू किया कि किसी को कंट्रोल करना हो तो कैसे करना है। तो
सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर किसी को कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर किसी एक को बैठा दो, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से एक और स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ। अब होगा क्या, धीरे धीरे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ रहे हैं। कैसे कंट्रोल किया जाए कंपनी को, तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके हैं। तो उस टाइम पे अगर हम देखें 1773 में इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज चल रही थी, 3 अलग अलग जगह पे गवर्नर बैठे हुए थे। कहाँ कहाँ पे, एक तो गवर्नर था मैं यहाँ पे बॉम्बे में, मुंबई में, एक गवर्नर था आपका मैड्रास में, और एक गवर्नर आपका हो गया बंगाल में। ये 3 जगह पे गवर्नर हैं। अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप तीनों को अलग अलग बेटर कंट्रोल कर पाओगे या किसी एक को कंट्रोल कर पाओगे। तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा कि एक को कंट्रोल करना ज्यादा इजी है बजाय कि सबको एक साथ करना। तो इन्होंने बोला कि हम इनमें से एक को कंट्रोल करते हैं और बाकी 2 को उसके नीचे रख देते हैं, बाकी 2 को उसके नीचे रख देते हैं। तो यहीं से करने की शुरुआत होती है क्या, कंट्रोल की। यहां से हमने सीखा कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। इस कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे इनमें से एक को सीनियर बनाना पड़ेगा, 2 को उसके नीचे रखना पड़ेगा। तो इन्होंने किसको किया, इन्होंने बोला कि हम बंगाल को सीनियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बंगाल को हम सीनियर बना देते हैं। और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बोला नहीं, अब हम तुम्हें प्रमोशन देते हैं और प्रमोशन देके तुम्हारे नीचे मैड्रास को और मुंबई को रख देंगे, मुंबई को और मैड्रास को रख देंगे। तो इसको प्रमोशन करके क्या कर दिया, इसको बना दिया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे कहां से बनते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। समझ में आया क्यों बनाया गया गवर्नर जनरल। ऐसे ही नहीं बना दिया कि हमें एक पोस्ट बनानी, नहीं, यहाँ पे कंट्रोल करने की शुरुआत थी, रेगुलेट करने की शुरुआत थी। और इसी रेगुलेट करने की शुरुआत को देखते हुए हमने क्या किया, हमने एक नई पोस्ट क्रिएट की जिसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल की पोस्ट। हमने बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ हमने इससे कुछ पावर ली और इसको दे दी, हमने इसकी कुछ पावर इसको दे दी और इसकी भी कुछ पावर इसको दे दी। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर पावर है और किसके ऊपर पावर है, इन दोनों के ऊपर। कौन सी पावर थी, बेसिकली अगर हम देखें तो वॉर एंड पीस डिक्लेयर करने की। कौन सी पावर थी जो ट्रांसफर हुई है, कि अपनी मर्जी से ये मुंबई वाला, बॉम्बे वाला अपनी मर्जी से वॉर नहीं कर सकता, पीस नहीं कर सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी इससे। ये भी अपनी मर्जी से वॉर नहीं कर सकता, पीस नहीं कर सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी इससे। धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पे ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, कि यहां से पावर ट्रांसफर करके हम एक जगह भेज रहे हैं। जब पावर इकट्ठी करते हैं हम एक जगह पे, उस चीज को बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है, सेंट्रलाइजेशन। जब हम एक जगह पे पावर इकट्ठी करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहां से इसकी पावर ली, इसको दी, इसकी पावर ली, इसको दी, और ये पावर लेके हमने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं किया। कंप्लीट कब बोलेंगे, कि सारी पावर उसके पास आ गई, उनके पास हमने कोई पावर ही नहीं छोड़ी है, वो होता है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है कब, 1773 में। अब इसको हम आज से कंपेयर करें, अगर हम इसको आज से कंपेयर करें तो क्या दिखाई देगा आपको, 2 चीजें दिखाई देंगी। क्या चीजें दिखाई देगी, सबसे पहला, आज की जो पावर है हमारी, क्या सारी पावर यूनियन के पास है, नहीं, हमने स्टेट को भी कुछ पावर दी है। जैसे दिल्ली को कुछ पावर है, हिमाचल को कुछ पावर है, केरल को कुछ पावर है, कर्नाटक को कुछ पावर है, तो हमने पावर नीचे दी हुई है। अब इन स्टेट ने भी अपने से नीचे पावर दी हुई है। पंचायती राज सिस्टम हमने पढ़ा था, पंचायत में भी कुछ पावर्स दे रखी है। तो आज का जो सिस्टम है हमारा वो कैसा है,
आज का हमारा सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड। आज का हमारा सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड, जो कि यहाँ पे 1773 में था कि यहाँ पे अलग सेंटर है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, अलग अलग जगह पे हमारी पावर बटी हुई है। लेकिन इसको सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करते हैं कि सारी पावर एक साथ इकट्ठी करना शुरू किया। कहाँ से? 1773 से। एक चीज ये देखी आपने वहां से। दूसरी चीज क्या देखी? आज किसके पास पावर ज्यादा है? एग्जीक्यूटिव के पास है या लेजिस्लेटिव के पास है? इसके बारे में भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई जब मैं आपको पढ़ा रहा था। तो हर बार मैं एक ही चीज बोलता था कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बेसिक रूल होता है। जहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वहां का सबसे बेसिक रूल यही होता है कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इनका मतलब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको ही बताया तो ये लेक्चर मेरा बहुत लंबा खींचने वाला है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ के केस में देखें तो यहाँ पे तो लेजिस्लेचर है ही नहीं। ये कानून नहीं बना रहे, ये सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, ये सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे अगर हम देखें तो ये सारे क्या हैं? एग्जीक्यूटिव हैं। ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं और इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। होना क्या चाहिए? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ब्रिटेन में तो ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूटिव है। कंपनी के पास तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव, उनके पास लॉ बनाने का अधिकार थोड़ी है, क्योंकि वो तो ट्रेड करने आए हैं, यहाँ पे लॉ बनाने थोड़ी आए थे। तो इसीलिए ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास चले गई? बंगाल के पास चले गई। और इसको हम बोलते हैं शुरुआत होती है सेंट्रलाइजेशन की। और क्या तरीका है कंट्रोल? एक कंट्रोल करने का तो ये तरीका है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया, किसी एक को ऊपर बैठा दिया। और क्या तरीका है कि एक को तो हमने सेंट्रलाइज तो कर दिया, एक को पावर तो दे दी, लेकिन उसके ऊपर भी तो किसी को बैठाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी किसी को बैठाना पड़ेगा कि वो उसको देखेगा। तो कौन बैठाया? तो ऊपर पहले से क्या होता था, एक हमारे यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। कितने होते थे इसमें? टोटल 24 मेंबर होते थे। ये पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि 1773 में हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया। ये सिस्टम पहले से चलता था। जितने भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते थे वो सारे यहाँ बैठते थे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ बैठते थे। होता क्या था जनरली, तो इसकी भी कुछ शर्तें थी कि कम से कम इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ बैठ सकते हो। इसके जितने भी कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड आदमी थे, वो सारे जाके कहाँ बैठ जाते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बड़ा वहाँ पे पावरफुल पोजीशन थी। इसमें थे टोटल 24 बंदे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ये वहां से रेगुलेट करते थे कंपनी को। अब इनको कंट्रोल करना है तो हमें इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंपनी को रेगुलेट करना है तो हमें इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या बोला गया कि सबसे पहले तो इन दोनों की पावर दे दी हमने बंगाल को। बंगाल को बोला कि तुम अपना जवाब दोगे किसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि इन द मैटर्स ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब मामले में आप जवाब दोगे सरकार को। तो इसको बोला गया कि आप जो है सरकार को जवाब दोगे या फिर वहां की पार्लियामेंट को जवाब दोगे। पहले ही इंडिपेंडेंट थी, लेकिन अब इसको जवाबदेह बना दिया गया, रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। यहां से शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसको क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति बनाया गया? वहां की पार्लियामेंट के प्रति इसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। अब ऊपर पार्लियामेंट है, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, उसके नीचे गवर्नर जनरल है बंगाल का, और उसके नीचे बाकी दोनों गवर्नर हैं। बड़ा सीधा सा एक सिंपल सी लाइन होगी ना कंट्रोल करने के लिए। क्या अब कंट्रोल करना इजी है या नहीं है? तो आप कहेंगे तो बहुत इजी हो गया, अब तो इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो 1773 में यही तो करना था, 1773 में यही तो करना था, और यही सारी चीजें की हैं कंट्रोल करने के लिए। तो अलग से उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग से कोई बड़ा तीर नहीं लेके आए थे, बड़े कुछ मैजिक नहीं किया उन्होंने यही सारे फॉर्मूले अपनाए। और क्या किया? और उन्होंने देखा था कि ये करप्शन में उलझे रहते हैं, प्राइवेट ट्रेड में उलझे रहते हैं। तो क्या बोला कि कोई भी कंपनी का आदमी प्राइवेट ट्रेड में नहीं उलझेगा, कोई करप्शन नहीं करेगा, किसी से कोई ब्राइब नहीं लेगा।
ये सारी चीजें थी। और यही चीज को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो 1773 में क्या हुआ, सबसे पहला कि जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे उनको बोला गया कि तुम आज से रिपोर्ट करोगे अपने रेवेन्यू मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, मिलिट्री अफेयर्स में, जितने भी इंडिया में हो रहे हैं वो सारा रिपोर्ट करोगे किसको, वहां की पार्लियामेंट को या वहां के गवर्नमेंट को। ठीक है, इसको बोल दिया गया। उसके बाद उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किया, उसके नीचे गवर्नर ऑफ बंगाल को कंट्रोल करेंगे। कैसे, उसको बोलेंगे तुम्हें थोड़ी पावर ज्यादा दे रहे हैं, तुम अपने से नीचे वालों को कंट्रोल करना, हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे। अब ये गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे। और इस पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था इंडिया का, तो उसका नाम याद रखना, ये पूछा जाता है, वारन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारन हेस्टिंग्स। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। इसके साथ सबसे पहले कि हमने जिसको पावर दी, ठीक है, इस चीज को समझते हैं, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ये 4 मेंबर्स क्यों बनानी पड़ी है। क्या, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, बॉम्बे लिखता हूँ यहाँ पे बी से, यहाँ पे मैड्रास है, यहाँ पे बंगाल है। हमने इसकी पावर इसे दे दी, इसकी पावर इसे दे दी। अब ये तो हो गया पावरफुल, ये तो बन गया गवर्नर जनरल। अब किसी एक को जब आप पावरफुल करते हो ना, तो उसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल रहता है। तो साथ के साथ उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। एक तो हमने पहले बोला कि ये रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग अलग ना तो इससे पूछेगा ना इससे। पहले क्या होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इससे भी पूछ रहा है, इससे भी पूछ रहा है, इससे भी पूछ रहा है, तो पता नहीं अब किसको कंट्रोल करना है किसको नहीं। लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल से पूछेगा कि हाँ भाई बता क्या चल रहा है। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब इससे पूछेगा, ये कह देगा कुछ भी, लेकिन इसको यहाँ पे, वो बैठे हैं ब्रिटेन में लेकिन ये तो इंडिया में, इसको यहाँ इंडिया में कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसके साथ एक नई काउंसिल जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे कि इसके आसपास है ना, हम 3-4 बंदे बैठा देते हैं जो इसके ऊपर नजर रखेंगे, है ना। ऐसे ही कंट्रोल किया जा सकता है कि उसके आसपास 4 बंदे लगा दो, 4 कैमरे लगा दो एक आदमी के ऊपर, अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसके साथ यही किया कि इसके आसपास 4 बंदे बैठा दिए और इसको हमने बोला गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल, इसको हमने बोला गवर्नर जनरल काउंसिल। और बोला कि अकेला गवर्नर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अकेला गवर्नर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो भी डिसीजन लेना होगा, ये 4 मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल के, कितने मेंबर थे, 4 मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल के, और ये गवर्नर जनरल खुद, ये सारे मिलके मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लेंगे। मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लेंगे, बिना मेजॉरिटी के डिसीजन नहीं लेना है। अब गवर्नर जनरल भी अगर हम देखेंगे तो ये भी किसी न किसी के कंट्रोल में आ गया। अब अपनी मर्जी से ये डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसको भी किससे पूछना पड़ेगा, गवर्नर जनरल काउंसिल से। और ये गवर्नर जनरल काउंसिल जो होती थी, इसके मेंबर डायरेक्ट क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ये डायरेक्ट ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनमें कंपनी के आदमी नहीं होते थे। तो आप समझ रहे हो कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो सोच सकते हो कितना दिमाग लगाया होगा इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और यहीं पे ही है कि काउंसिल मेंबर्स जितने भी होते थे वो सर्वेंट नहीं होते थे कंपनी के। क्लियर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 4 मेंबर की गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही होगी बेसिकली, क्योंकि लॉ बनाने का काम तो है नहीं। तो ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी हमने 4 मेंबर की। क्लियर है, इतनी चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल लिखने का मेरा पर्पस था क्योंकि आगे आने वाली चीजों में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। धीरे धीरे 1853 के आसपास एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको बनती हुई दिखाई देगी, है ना। तो इसीलिए अभी ध्यान रखना, अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ये हुआ, ये चीज मैं बता चुका हूँ। गवर्नर जनरल हैज मोर पावर और बॉम्बे एंड मैड्रास। और उसके बाद प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब एंड प्रेजेंट्स। कंपनी के सर्वेंट्स को मना कर दिया कि आप प्राइवेट ट्रेड में नहीं उलझोगे और किसी से प्रेजेंट नहीं लेने हैं
ब्राइब या फिर घूस नहीं लेनी है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या कंपनी इतने से, इतनी बड़ी पावरफुल कंपनी है, इतने से हो जाएगी कंट्रोल? नहीं। हमने कहीं ना कहीं जुडिशियरी को तो देखा ही नहीं कि जुडिशियरी भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए। आज के टाइम पे भी अगर हम देखें कि कोई भी गलत ऑर्डर या गलत कानून हमारी पार्लियामेंट बनाती है तो कौन है उसे कंट्रोल करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट है ना। तो ऐसा ही एक जुडिशियरी भी हमें चाहिए थी इसको कंट्रोल करने के लिए। तो उस चीज के लिए इनके भी दिमाग में था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और इन्होंने भी यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी बाय द एक्ट ऑफ 1773। तो क्या हुआ? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बाय द एक्ट ऑफ 1773, और इसके अंदर हम देखेंगे एक चीफ जस्टिस रहेगा, और उसके अलावा 3 प्यून जजेस रहेंगे। प्यून जजेस बेसिकली हम किसे बोलते हैं? तो बेसिकली जो उसके अलावा जो बाकी जजेस रहते हैं, जूनियर जजेस रहते हैं। एक चीफ जस्टिस होता है, उसके अलावा बाकी जजेस को हम बोलते हैं प्यून जजेस, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो बने थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम याद होना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे उनका नाम था, जो फर्स्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने क्या किया? इसने सेंट्रलाइजेशन का एक, हम कह सकते हैं कि दौर शुरू कर दिया, कि जहां से सेंट्रलाइजेशन शुरुआत हो गई। ये चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूँ। तो यही था हमारा 1773। अब आप इसमें से बताइए, इसमें से ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको याद रखने लायक है? मेरे हिसाब से कोई नहीं थी। ये सब लॉजिकली है। ये सब क्यों किया गया अगर आपको पता है तो आप इसमें से याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि सबसे पहला कब आया था। चलो ठीक है, 1773। क्यों? क्योंकि 1764 में रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट रख दी थी। ड्यूअल गवर्नमेंट रखने से क्या हुआ? करप्शन ज्यादा हो गया, उनके पास पैसे ज्यादा हो गए कंपनी के सर्वेंट्स के पास, लेकिन कंपनी डूब गई घाटे में। और कंपनी जब मांगने जाएगी उधार कि हमें लोन पे कुछ पैसे दे दो, तो सरकार क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। और वो रेगुलेट करने के लिए हम लेके आएंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और यहाँ से हर 20 साल में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, हर 20 साल में। 1773 के बाद 93 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, 1853, लास्ट 1853 में आता है। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां तक हो गया। अब उसके बाद होगा क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट को हमने बना दिया, यहाँ पे इसी कहानी को थोड़ा और समझते हैं कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट को बना दिया कि ये कंपनी के ऊपर पूरी नजर रखेगी और ये किसी को भी ट्रायल में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी ट्रायल में रख सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दी कि अगर आपने कोई सुनवाई कर दी, उसके बाद फाइनल अपील सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगी? जो भी किंग या क्वीन रहेगा, क्राउन सिर्फ उसकी फाइनल अपील ले सकता है। यानी सबसे बड़ा कोर्ट बना दिया। अब हो क्या रहा है, इस कंपनी के खुद के भी कोर्ट है, अपने इस कंपनी के खुद के भी कोर्ट हैं अलग अलग जगह पे, प्रोविंशियल कोर्ट्स और अलग अलग जगह पे कोर्ट्स हैं। उसकी फाइनल अपील तो गवर्नर जनरल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फाइनल अपील वहां कर दी। अब होगा क्या, ये सुप्रीम कोर्ट हर छोटी छोटी बातों में कंपनी को परेशान मतलब कि बोलेगी ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। अब कंपनी काम कर ही नहीं पाएगी। हमने इसको रेगुलेट करने की सोची थी कि हम रेगुलेट करते हैं, और रेगुलेट करके रेवेन्यू कुछ जमा होगा तो रेवेन्यू से हमें भी फायदा होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जब बना दिया गया, इस सुप्रीम कोर्ट की वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से कंपनी काम कर ही नहीं पाती है। कंपनी को काम करने में बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि एक अगर हम बोले यहाँ पे कोर्ट बैठा दे और वो बार बार एक ही चीज के ऊपर ये देखता रहे और कुछ भी ये काम करे उसी में अड़ंगा अड़ा दे, तो क्या होगा? दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। तो यही चीज हुई यहाँ पे। ये कुछ ज्यादा ही हम कहेंगे कि इसको पावर दे दी थी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट इस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत करने लगा। और ये तभी उनको साथ के साथ समझ में आ गया, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट बना तो दिया है, लेकिन ये इनको काम नहीं करने दे रहा। तो क्या करेंगे, हम बीच में एक छोटा सा एक्ट लाके इसकी थोड़ी सी पावर कम करेंगे। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और यही हुआ 1781। क्या हुआ? 1781 में
1781 में हम लेके आए अमेंडमेंट एक्ट। क्या? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और इसी एक्ट को बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस नाम से बोला जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैं एक एक बात जो बता रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी में भी कहीं ना कोई क्वेश्चन छुपा होगा, तो इस स्टोरी को जरूर ध्यान से सुनना। अगर आपको एक बार में नहीं तो 2 बार इसको सुनना, तो आपके दिमाग में अच्छे से स्टोरी बैठ जाएगी, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए उसके बाद क्या आएगा? 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आता है, और उसको बोलते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को और कंपनी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल। अगर आपको आज भी पता हो तो आर्टिकल 50 हमारा क्या बोलता है? अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। आर्टिकल 50 हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो ये सेपरेशन ऑफ फंक्शन करेंगे किसके? सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने बोला कि हमको ये क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल को और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा बहुत अलग करो, कंपनी को और सुप्रीम कोर्ट को अलग करो, ये ज्यादा दबाव अच्छा नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, मैंने वो सारी चीजें लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कब कार्रवाई नहीं कर सकता, ये सारी चीजें लिख दी। कब नहीं कर सकता? जब भी कोई भी, जैसे सबसे पहले गवर्नर जनरल, उसको इसके दायरे से बाहर करना। तो क्या बोला कि गवर्नर जनरल जब भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, कब? ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करेगा, गवर्नर जनरल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। यही आज है, प्रेसिडेंट के साथ भी यही है। अगर हम आज का देखें तो प्रेसिडेंट जब भी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करे, कोई कोर्ट उसको कुछ नहीं बोल सकती। क्लियर है? तो यही यहाँ पे किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट वहां कुछ नहीं कर सकता। अब उसके आगे देखते हैं, उसके थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होगा कि जब इसके फंक्शंस अलग किए गए तो उसके बाद यही चीज कहेगी कंपनी के सर्वेंट के लिए कि कंपनी के सर्वेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करेंगे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। 2 बात हो गई। और क्या बोला? तो और बोला कि कंपनी किस लिए आई है यहाँ पे? ट्रेड करने के लिए। तो कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स में, कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स में, कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये चीजें हमने बोली, और सुप्रीम कोर्ट का दायरा थोड़ा सा खत्म किया कंपनी के ऊपर से, ताकि कंपनी थोड़ी सी काम कर सके। तो समझ में एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया, रीजन भी आपको पता लग गया। तो क्या क्या किया होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें याद करने लायक कुछ है नहीं, ये सारी समझने वाली चीजें। क्लियर है? तो ये चीजें जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप याद करते रहें, 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। एक दिन हो सकता है याद रहे, अगले दिन फिर भूल जाएंगे। लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि अब इनको भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। 1781 तो हो गया। अब होगा क्या? ब्रिटेन में सरकार चेंज होती है। ब्रिटेन में सरकार चेंज होती है और वहां पे नए जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो आते हैं विलियम पिट। कौन आते हैं? विलियम पिट। और विलियम पिट बोलते हैं कि अब हम भी कुछ एक नया एक्ट लेके आएंगे। उन्होंने बोला कि कंपनी को जिस हिसाब से हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं वैसे हुई नहीं। क्या बोला? कि कंपनी को हम जिस हिसाब से रेगुलेट करना चाह रहे हैं वैसे हुई नहीं। और सच में ऐसी बात थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन कंपनी इतनी पावरफुल है, क्या सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें करने से, गवर्नर जनरल काउंसिल बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, इतनी सारी चीजें करने से क्या आपको लगता है कि कंपनी जो इतना बड़ा रूप ले चुकी है, जो पूरा हम कह सकते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी जिसने अपने बंदे बैठाए हुए हैं, क्या वो इतनी चीजों से कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे पिछले एक्ट में छोटी सी गलती हुई है। अभी तक जब मैं उसको समझा रहा था तो आपको लग रहा होगा कि उसमें हो सकता है कि कुछ ना हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? तो उसको समझते हैं कि हुआ क्या कि एक सेकंड, उसमें क्या हुआ, हमने बोला कि गवर्नर जनरल के ऊपर कौन रहेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेंगे। गवर्नर जनरल के ऊपर
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेंगे। तो इस गवर्नर जनरल को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये किसे रिपोर्ट भेज रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। गवर्नर जनरल को कोई भी डिसीजन लेना है किससे पूछना है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। अगर आपको ये बात समझ में आई हो कि ये भी तो इन्हीं के घर के आदमी हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जब मैंने बताया था कि ये इन्हीं के रिटायर होके आदमी यहाँ जाके बैठते हैं, ये इन्हीं के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कंपनी के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। अब कंपनी के आदमी को भी बोल रहे हो कि अपनी कंपनी को कंट्रोल करो। भाई वो पहले ही कर रहा था, तुमने क्या नया कर दिया? वो तो पहले से ही कर रहे थे, तुमने क्या नया किया? तो क्या ऐसे कंट्रोल हो जाएगी? ये बात इनको समझ में आ गई ब्रिटिशर्स को कि ये तो हमसे गलती हो गई है। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो हमसे गलती हो गई है, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, अगर आप इसे हटाओगे तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इनके बंदे उनकी पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जनरली एग्जाम में शायद पूछा जाए, नहीं पूछा जाए क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है पूछा गया हो। इससे पहले वाली जो सरकार थी, जब मैंने बोला कि विलियम पिट नए आए हैं, इनसे पहली जो सरकार थी वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नॉर्थ। प्राइम मिनिस्टर का जो नाम था, उनका नाम था नॉर्थ। जो वो 1773 वाला जो एक्ट लेके आए थे वो नॉर्थ। उनकी सरकार गिरी किस वजह से? उनकी सरकार सिर्फ इसी वजह से गिरी क्योंकि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में छेड़खानी करना चाह रहे थे। किसमें? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में छेड़खानी करना चाह रहे थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप समझ सकते हो कितनी बड़ी पावरफुल चीज होगी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में कंपनी को रेगुलेट करना चाह रहे थे। तो ये पहली और आखिरी बार था, अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें या ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में देखें, ये पहली और आखिरी बार हो रहा था कि किसी इंडियन इशू की वजह से ब्रिटेन में कोई सरकार गिर गई है। ये पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ था। इसके बाद ना कभी ऐसा हुआ, ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि इंडिया में किसी इशू की वजह से, इंडियंस के किसी इशू की वजह से ब्रिटेन में कोई सरकार गिर गई हो। और वो कौन सी गिरी थी? जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आए थे नॉर्थ, उनकी सरकार गिरी थी। उसके बाद जो सरकार आई वो बोला पिट, विलियम पिट। तो इन्होंने समझा कि इसमें अगर हमने ज्यादा छेड़खानी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में तो हमारे ऊपर भी खतरा है। तो इन्होंने थोड़ा सा सेफ खेलने की सोची कि हम थोड़ा सा सेफ चलते हैं। क्या सेफ चलते हैं? इन्होंने बोला कि हम अगर सिर्फ ये छोड़ दें कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, गवर्नर जनरल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करेंगे तो क्या कंपनी कंट्रोल होगी? नहीं होगी। ये भी नहीं रह सकता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म भी नहीं कर सकते, तो बीच का रास्ता क्या है? तो इन्होंने सोचा कि चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। तो बीच का रास्ता क्या था? उन्होंने बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, सारा कंट्रोल कंपनी के ऊपर इनका है, इससे इसका आधा कंट्रोल ले लो और वो कंट्रोल ले लो जिससे इनको दुख ना हो। तो कौन सा कंट्रोल नहीं लेना है? तो वही है, पैसों वाला कंट्रोल मत लो और बाकी सब कंट्रोल ले लो। तो पैसों का यानी कि कॉमर्शियल कंट्रोल। तो कॉमर्शियल कंट्रोल को छोड़ के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कॉमर्शियल कंट्रोल को छोड़ के बाकी सारा कंट्रोल करने के लिए हमने एक और चीज बना दी और उसका नाम रखा हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या रखा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ में आया क्यों बनाई? क्योंकि एक ही वो कंपनी के ही आदमी है, उन्हीं से आप कंट्रोल करवा रहे हो कंपनी को। तो क्या करेंगे? वो तो पहले से ही कर रहे थे, तो जो इफेक्टिव कंट्रोल चाह रहे हो वो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए उनको समझ में आया कि इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और इसको तोड़ना, सिर्फ तोड़ देंगे तो सरकार गिरेगी। तो इससे इतना सेफली खेलना है कि ये जो इनके काम की चीज है, ये पैसों पे ध्यान दे रहे हैं, तो पैसों वाली चीज मत छीनो इनसे। तो क्या बोला कि इनके कॉमर्शियल फंक्शन को रहने दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, लेकिन उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, सिविल फंक्शन, मिलिट्री फंक्शंस, वो सब इससे छीन के हमने बना दिया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसको दे दिए इसके सारे पॉलिटिकल फंक्शंस। इसको दे दिए इसके सारे पॉलिटिकल फंक्शंस। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, इसमें हमने टोटल 6 मेंबर रखे और ये 6 मेंबर कौन कौन अपॉइंट करेगा? ये 6 मेंबर कंपनी के नहीं होंगे, ये 6 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे किंग के द्वारा। ये 6 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे किंग के द्वारा। अब एक चीज देखो, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे गवर्नर जनरल है जो इंडिया में है,
ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ ब्रिटेन है। पहले क्या कर रहे थे, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी इन्हीं के आदमी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी तो ये हमारा कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ही है। तो इससे क्या किया, इससे थोड़ी सी पावर छीनी। अब यहाँ पे पहले तो सिर्फ एक सिंगल आदमी कंट्रोल करता था, सिंगल बॉडी कंट्रोल करती थी। अब बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल फंक्शन देखेंगे, कॉमर्शियल कंट्रोल रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। उसके अलावा जो दूसरा कंट्रोल है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल इन्होंने दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कौन सा दिया, पॉलिटिकल कंट्रोल। अब एक कंपनी है, ऊपर दो माई बाप है, एक कंपनी ऊपर दो माई बाप। ये कंपनी जब कॉमर्शियल फंक्शन है तो परमिशन लेंगे इससे, और कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन इन्हें करना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, हमने किसी के साथ ट्रीटी करनी है, कुछ भी करनी है, वो सारी चीजों के लिए रिपोर्ट करेंगे किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। एक कंपनी दो जगह रिपोर्ट कर रही है। जब इस तरह की बातें होती है ना, तब एक हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल वाली सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला गया, इस चीज को हमने बोला डबल गवर्नमेंट। इसको ड्यूअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव की थी उससे कंफ्यूज मत करना। तो डबल गवर्नमेंट की शुरुआत कहां से होती है, यहां से होती है। क्लियर है, ये चीजें ध्यान रहेंगी। ड्यूअल गवर्नमेंट क्लाइव का था, यहां पे जो आई इसको बोला गया डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट जहां पे एक कंपनी है, ऊपर दो माई बाप है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोनों तरीके से इसको कंट्रोल किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का या फिर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा कंट्रोल आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके अलावा क्या करने की जरूरत थी, उसके अलावा हमने देखा कि हमने ऊपर तो कंट्रोल कर लिया है, अब गवर्नर जनरल को भी थोड़ा सा आजादी देने की वो रखी कि तुम्हारे नीचे क्या बोला गया था कि गवर्नर जनरल है, इसके आसपास चार आदमी बैठा दिए थे, बोला नहीं एक कम कर दो, एक कम कर दो। तो इन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हारे यहाँ से गवर्नर जनरल काउंसिल से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उससे एक मेंबर कम कर दिया। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर रहे ताकि गवर्नर जनरल को थोड़ी बहुत तो आजादी मिल सके। क्योंकि ये कौन अपॉइंट कर रहा है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जा रहे हैं। हालांकि कास्टिंग वोट, यानी कि अगर टाई हो जाए, दोनों में से मेजॉरिटी नहीं मिल पाए, टाई हो जाए, तो टाई के केस में कास्टिंग वोट गवर्नर जनरल डाल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या किया, एक मेंबर कम कर दिया ताकि थोड़ी सी गवर्नर जनरल की थोड़ी सी अहमियत बढ़ाओ, कि ऐसा नहीं कि 4-4 बंदे पकड़ के बैठे हो, नहीं, एक को कम करो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बंदे कर दिए। और उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट टाइम कंपनी की जितनी टेरिटरीज थी, कंपनी की जितनी टेरिटरी, जहां जहां कंपनी ने अपना राज फैलाया हुआ था, उस सब को इस एक्ट में पहली बार बोला गया ये ब्रिटिशर्स के पोजीशन है, ये ब्रिटिश की पोजीशंस हैं, यानी कि ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का ही सारा हम कहेंगे कि राज है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कब बोली गई है, ये ब्रिटिश पोजीशंस की बात हमने पहली बार बोली पिट्स इंडिया एक्ट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, देन हम आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो किंग के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसी की वजह से हम कहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया था कंपनी के अफेयर में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं, होगा क्या। अब यहां से गवर्नर जनरल चेंज होना है, यहाँ पे एक एफिशिएंट गवर्नर जनरल को भेजे जाने की वो बोली गई कि हम एक ऐसे गवर्नर जनरल को भेजेंगे जो जाके पूरी कंपनी को कंट्रोल करेगा, जो कुछ ना कुछ कहें कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में भी हो, ऐसे को भेजना था। लेकिन होगा क्या, ऐसे के लिए जब उन्होंने नाम देखा तो उनके सामने एक नाम आया। क्या नाम आया, उनके सामने नाम आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम आया। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इससे कुछ दिन पहले ही ये यूएसए में इनकी पोस्टिंग थी, तो यूएसए से युद्ध हार के आए थे, तो वहां से सबक सीख के आए थे कि क्यों मैं युद्ध हारा, क्योंकि सारा कंट्रोल इनके पास नहीं था,
कुछ कंट्रोल कोई और कर रहा है, कुछ कंट्रोल कोई और कर रहा है, सारा कंट्रोल है नहीं एक आदमी के पास, तो कैसे जीत जाता। तो इनको बोला कि जाओ और इंडिया को संभालो भाई, इंडिया में जो इतनी बड़ी कंपनी है उसको तुम्हें संभालना है। तो वहां से सीख के आया था, इसने बोला नहीं अब मैं गलती नहीं करूंगा, अगर तुम्हें मुझे भेजना है, कॉर्नवालिस बोलता है गवर्नमेंट को कि अगर तुम्हें मुझे भेजना है तो मैं देख रहा हूँ वहां क्या क्या खेल खेल रहे हो तुमने 3 आदमी बैठा रखे हैं पकड़ने के लिए गवर्नर जनरल को, और बोल रहे हैं कि वो मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन मानना पड़ेगा। बोले नहीं, अगर मेरी बात ही नहीं माननी तो मुझे भेजना क्यों है। तो इसने बोला कि अगर मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे उनके ऊपर ओवरराइडिंग पावर चाहिए, कि वो चाहे कुछ बोलते रहें लेकिन जो मैं बोलूं वही हो। पहली चीज इसने ये मांगी, तो इसकी ये पहली शर्त थी कि ओवरराइडिंग डिसीजन ओवर हिज काउंसिल। दूसरी चीज इसने मांगी कि जब मैं वहां जाऊंगा तो कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूंगा। क्या बोला कि मैं ही कमांडर इन चीफ भी रहूंगा। कमांडर इन चीफ कौन होता था, जो बेसिकली वहां पे जो भी उसकी आर्मी का या पुलिस फोर्स का जो भी कमांडर होता था उसको कमांडर इन चीफ बोलते थे। तो इसने बोला कि उसका कंट्रोल भी मेरे पास ही रहेगा, वहां की जितनी भी आर्मी या फिर लॉ एंड ऑर्डर का है वो कंट्रोल भी मेरे पास रहेगा, कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूंगा। ये 2 शर्तें मांगी किसने, कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस की इन्हीं 2 शर्तों को मानने के लिए, इन्हीं 2 शर्तों को मंजूरी देने के लिए एक एक्ट आया, उसे बोला जाता है एक्ट ऑफ 1786। सिर्फ किस लिए, कॉर्नवालिस को यहां भेजने के लिए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें समझ में आनी चाहिए। ये हमारा एक्ट ऑफ 1786 है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आज के लेक्चर को यहाँ 1786 तक ही छोड़ दूं, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए और आपको ये चीज़ें रिवाइज करने के लिए भी बड़ा इजीली मौका मिल जाए। और इसके आगे के जो कुछ एक हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर रहूँगा। तो आज के लिए हम इसको यहीं रोकते हैं। उसके बाद 1793 का जो हमारा जो नेक्स्ट आएगा उससे हम अगली फिर से शुरुआत करेंगे अगली क्लास की। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।